सो कार्ल मार्क्स के बारे में बताएंगे। कार्ल मार्क्स ही एक्चुअली सो साम्यवाद का सो जनक कहा जाता है, जिसको कि साम्यवाद की भावना को धरातलीय रूप देने वाला विश्व में सबसे पहला और व्यवहारिक रूप में कार्ल मार्क्स ही सिद्ध हुए हैं। कार्ल मार्क्स के बारे में हम तुमको बताए थे। कार्ल मार्क्स का जन्म हम उस दिन जब समापन कर रहे थे पिछले चैप्टर का, तो उसमें कहे थे तुमको, या हमारे गुरु ने हमको पढ़ाया था जो 5-5-18-18 5-5-18-18 5-5 माना 5 मई और 18 से 18 ईस्वी में उनका जन्म हुआ। 5-5-18-18 इसलिए कहा जाता है। और उनका जन्म सो आपको जर्मनी के रायन प्रांत के ट्रियर नगर में हुआ था। कहाँ? जर्मनी के राइन प्रांत में और वहाँ एक ट्रियर नगर है, वहाँ हुआ था। पिताजी का नाम था हेनरिक मार्क्स की एक बहुत बड़ी विशेषता थी, जो वो यहूदी धर्म के थे और नामी वकील थे। उस समय में सो उनकी वकालत बहुत अधिक चलती थी। और अभी जो हम देख रहे हैं, इससे पहले हम देखे थे जो जर्मनी जो है सो पूर्वी जर्मनी और पश्चिमी जर्मनी एक हो गया, जर्मनी का एकीकरण हो गया। तो उस समय में जर्मनी एकीकृत ही था। अभी अगर कह देते हैं या स्थिति या हो जो भारत में पाकिस्तान मिल जाए तो या और बांग्लादेश मिल जाए तो एकीकृत भारत हो जाएगा ना। भारत 1947 ईस्वी में से पहले 1947 में बट गया, पाकिस्तान हो गया और भारत हो गया। फिर उसका भी, पाकिस्तान का भी 2 भाग हो गया। कौन कौन? सो वह क्या नाम है आपको, पूर्वी पाकिस्तान, पश्चिमी पाकिस्तान, फिर पूर्वी पाकिस्तान बांग्लादेश हो गया। इस तरह से देश की स्थिति जाती है अपनी धरातलीय परिवेश में। तो पिताजी जो हेनरिक मार्क्स थे, वह पिताजी हेनरिक मार्क्स बहुत बड़े वकील थे, बड़ी ही उत्कृष्ट प्रकार की उनकी वकालत चलती थी। बच्चा को भी वह बहुत अच्छा वकील बनाना चाहते थे। उस समय में सो जर्मनी में 2 बहुत बड़ा सो जगह था, नगर था। और वह नगर, एक नगर था बोन और दूसरा था बर्लिन। बोन और बर्लिन, जो जब जर्मनी 2 भाग में बटा तो पूर्वी और पश्चिमी जर्मनी का हेडक्वार्टर बना। अब मान लो जैसे कि बंगाल था, पहले बंगाल था, बंगाल आधा बंगाल, पूर्वी बंगाल जो है सो बांग्लादेश हो गया, और पश्चिमी बंगाल जो है सो आपको हमारे यहाँ भारत का एक प्रांत है। तो संयुक्त भारत की राजधानी सो पहले कोलकाता थी, कलकत्ता, उस समय कलकत्ता होता था, CALCUTT है, कलकत्ता होता था। और बंगाल का 2 बहुत बड़ा नगर था और वह आपको महानगर तरह का था। राजधानी ही थी कलकत्ता, कलकत्ता जो कोलकाता हो गया है, और ढाका। बाद में जब पूर्वी बंगाल ये बांग्लादेश बना तो वह ढाका उसकी राजधानी हो गई, या पूर्वी पाकिस्तान बना था तो उसका हेडक्वार्टर ढाका हुआ करता था। उसी तरह से ये पूर्वी जो जर्मनी बना तो उसका बोन हो गया, पश्चिमी का बर्लिन हो गया। वो बाद की बात हुई। हेनरिक जो मार्क्स जो थे, जो कि आपको कार्ल मार्क्स के पिता थे, उनकी बहुत बड़ी पहचान थी और बहुत बड़े वकील थे। पिता को भी वह पिता अपने बेटा को भी बहुत बड़ा वकील बनाना चाहते थे। तो 1818 ईस्वी में उनका जन्म हुआ। 1836 ईस्वी में यह वकालत की पढ़ाई आपको बोन से किया, बोन, जो कि उस समय में जर्मनी का एक बहुत बड़ा नगर था। इसके बाद वह उनकी शिक्षा दीक्षा करने के लिए वह बर्लिन आ गए। कहाँ गए? बर्लिन। और बर्लिन आने के बाद सो उसके जीवन में सो एक नया मोड़ आता है। हीगल जो बहुत बड़े दार्शनिक थे, उनके विचार से वह काफी प्रभावित हुए, समझे, प्रभावित हुए। और साथ ही साथ वहां उनका एक बचपन का मित्र था, जेनी। क्या नाम था? जेनी। और जेनी से उनकी शादी भी संपन्न हो गई। अपना शादी हुआ, जेनी नाम का एक बचपन का मित्र जो था उस लड़की से कर लिया। और चूंकि वह एक बहुत बड़े चिंतक बन गए थे, उस पर हीगल के विचार का बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ा था। और दर्शन और राजनीति और सामाजिक चिंतन, ऐतिहासिक विचारधारा का अवलोकन करने में उनका समय व्यतीत होने लगा।
और उस संदर्भ में उन्होंने मॉन्टेस्क्यू का जितना सारा किताब था सब पढ़ डाला, मॉन्टेस्क्यू का किताब पढ़ डाला, रूसो का किताब पढ़ डाला। इस तरह से ये दोनों पुस्तक, दोनों की सारी पुस्तक पढ़ करके उस पर राजनीतिक और सामाजिक चिंतन का इस पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ गया। और यह तब क्या होता है तो 1844 ईस्वी में 1843 में अपना मित्र जो था जेनी उससे शादी की, और इसके बाद 44 में आ जाता है कहाँ तो आपको लंदन। और लंदन में लंदन भी एक बड़ा ही उत्कृष्ट प्रकार का जगह था, और वहाँ बहुत सारे विद्वान और चिंतक रहा करते थे। उसी सिलसिले में उनको एक मित्र और खास करके सामाजिक विचारधारा से उद्वेलित व्यक्ति था, उनसे भी इनकी दोस्ती हो जाती है। और वह फ्रेडरिक एंगल्स से उनकी दोस्ती होती है, जो उनके जीवन पर्यंत चलता रहा। फ्रेडरिक एंगल्स जो था वह आपको सामाजिक विचार के को बहुत उत्कृष्ट प्रकार से देखता था। वह नीचे के लेवल के व्यक्ति को देखता था। वह श्रमिकों की दिशा दशा, कार्य की प्रणाली, उसकी दयनीय स्थिति, इन सारे का हमेशा चिंतन क्या करता था, और समाज में नया समाज कैसे बन सकता है, संसार में अधिकांश जनसंख्या की कौन सारी समस्याओं का समाधान अति आवश्यक है, तो उस तरह की चिंतन करता रहता था। वह भी बहुत बड़े दार्शनिक थे। उनका जब कार्ल मार्क्स से बात होती है, दोस्ती होती है, तो वह एक गहरी मित्रता में बदलती है जो जीवन पर्यंत चलता है। बाद में दोनों मिलकर के लिखना शुरू करता है, और दोनों एक दूसरे से प्रभावित होकर के, दोनों एक दूसरे की विचारधारा से उन्नत होकर के वह दार्शनिक विचारधारा देना प्रारंभ कर देता है। और दार्शनिक विचारधारा के का तत्परता उनका देखो, वह आपको दार्शनिक विचारधारा ये आपको साम्यवादियों की विचारधारा नाम का 1848 ईस्वी में पुस्तक लिखता है, और उनके मित्र का भी उसमें बहुत बड़ा योगदान रहा था। और वह आपको 1848 ईस्वी में साम्यवादियों घोषणा पत्र प्रकाशित करता है। कौन सा? साम्यवादी घोषणा पत्र। और साम्यवादी घोषणा पत्र को माना आधुनिक समाजवाद का जनक कहा जाता है। किसको कहा जाता है आधुनिक समाजवाद के जनक को? उसमें आपको कहना है साम्यवादी घोषणा पत्र। साम्यवादी घोषणा पत्र को क्या कहा जाता है? समाजवादी जनक का साम्यवादी का जनक। यह आपको आधुनिक समाजवाद का जनक कहा जाता है। आधुनिक समाजवाद का जनक कहा जाता है किसको? तो साम्यवादी घोषणा पत्र। हम ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है, ऑब्जेक्टिव में इससे 2 क्वेश्चन पूछता है, साम्यवादियों का बाइबिल और साम्यवादियों का ये समाजवाद का घोषणा पत्र। तो 2 क्वेश्चन याद रखो। 1848 ईस्वी में किसके साथ? एंगल्स के साथ। एंगल्स कौन था? इसको लंदन में जो एक बड़ा मित्र मिला था, जो जीवन भर इसका साथ दिया लिखने से लेकर के चिंतन में, तो उनके साथ मिलकर के साम्यवादी घोषणा पत्र लिखे। तो पूछ देता है साम्यवादी घोषणा पत्र कब लिखा गया? कार्ल मार्क्स ने कब साम्यवादी घोषणा पत्र लिखे? तो 1848 ईस्वी में, 1848 ईस्वी में। और साम्यवादी घोषणा पत्र में कौन कौन थे, कौन कौन मिलकर लिखा है? उसके साथ कौन दिया था? एंगल्स। कौन दिया था? एंगल्स। और उन्होंने एंगल्स को या एंजल्स को वह मिलकर के लिखे थे। और वह साम्यवादियों का घोषणा पत्र में उस समय की सामाजिक बातों का दिग्दर्शन, तत्परता, तल्लीनता और उसका भेदन विभेदन और भविष्य में समाधान कैसे हो सकती है, समाजवाद को इस धरातल पर कैसे लाया जाता है, उसको उन्होंने क्या था। समाजवाद का बात मैं बता दिया हूँ। समाजवाद में होता है वेलफेयर एटीट्यूड, बहुत बड़ा कल्याणकारी नीति, जिसमें कोई राजा और कोई रंक नहीं रहे, और उसमें सामान जमीन का समान वितरण हो, समाज के सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की बात उसमें होती है। हमारा जब देश स्वतंत्र हुआ था उस समय में भारतीय संविधान में समाजवाद की बात की गई है। जो एक समय में होता था राजा से लोग जमीन पट्टा पर लेता था, तब उनकी जो चलती थी सो बात को समापन करने की बात कर दिया था। वही होता है समाजवाद में। तुम देखो और रूस की क्रांति में साम्यवाद जो लाया गया वह समाजवाद का ही विस्तृत रूप है, समझे।
तो उसमें समाज को ले चलने की बात होती है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था नहीं होती है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को हम दिग्दर्शित करते हुए कहे थे, इसमें उत्पादन के साधन पर व्यक्तिगत स्वामित्व होता है और उसका उद्देश्य अधिकाधिक लाभ कमाना होता है ना। लेकिन जब हम समाजवाद की कहेंगे तो समाजवाद एक ऐसी व्यवस्था होता है जिसमें अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधन पर व्यक्तिगत नहीं, सामूहिक या समाज का स्वामित्व होता है। इसका उद्देश्य अधिकाधिक लोगों को लाभ प्रदान करना होता है। वस्तुओं और सेवाओं की कीमत बाजार पर नहीं बल्कि व्यक्ति की आर्थिक दशा और उनकी जो स्थिति है उस पर निर्भर करती है। इस तरह की बात होती है। सो आपको समाजवाद में, तो समाजवाद को लाने के लिए भरसक प्रयत्न किया। इसके बाद ये लोग आगे भी लिखते रहे और कार्ल मार्क्स का एक बहुत बड़ी विशेषता रही है, जो कार्ल मार्क्स एंजिल्स के साथ मिलकर के उन्होंने इतिहास की धारा को ही बदल दिया। जो परंपरागत धारा आ रही थी उसको बिल्कुल बदल करके समाजवाद की ओर उन्मुक्त करने का अगर कोई काम किया है तो वह कार्ल मार्क्स किया है। तो वह उसका जो घोषणा पत्र आया था, समाजवाद का जनक, आधुनिक समाजवाद का जनक, साम्यवादी घोषणा पत्र लिखने पर उनको कहा था। और मार्क्स ने उसमें अपने आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक विचारों का स्पष्ट रूप व्यक्त किया है। और मार्क्स के बारे में कहा जाता है, कार्ल मार्क्स जो है ये विश्व के उन गिने चुने चिंतकों में से है जिनका इतिहास की धारा को बदलने और व्यापक परिवर्तन करने में अद्वितीय भूमिका रही। और फिर उनका यह लिखने का कार्यक्रम चलता रहा। सामाजिक चिंतन के क्षेत्र में उनकी बात चलती रही। और 1867 ईस्वी में कार्ल मार्क्स दूसरा पुस्तक लिखता है जिसे दास कैपिटल के नाम से जाना जाता है। तो दूसरा क्वेश्चन भी पूछता है उन्होंने, दास कैपिटल कब लिखा? तो 1967 ईस्वी में। उसे साम्यवादियों का बाइबिल कहा जाता है। बाइबिल क्रिश्चियन का बहुत बड़ा ये होता है और धर्म होता है। और तुमको हम बता दिए थे, पिताजी क्या थे? ईसाई थे, यहूदी थे, लेकिन बाद में वो कौन धर्म अपना लिए थे? वह आपको ईसाई धर्म अपना लिए थे। हेनरिक मार्क्स जो कार्ल मार्क्स के पिता थे, वह जन्म से थे यहूदी, लेकिन कुछ ही दिनों के बाद उन्होंने अपना धर्म परिवर्तन कर लिया था और वह ईसाई धर्म के हो गए थे। और यह जो है, जब 1867 ईस्वी में दास कैपिटल लिखा जिसमें संसार के मजदूर एक हो जाओ की बात कही, यह एक बहुत ही उत्कृष्ट प्रकार की बात उन्होंने कहा। और इसे साम्यवादियों की बाइबिल कहा जाता है। साम्यवादी की विचारधारा समाजवाद से मिलता है, जिसमें समाज के बहुजन हिताय और बहुजन सुखाय की बात की जाती है। वह जमीन किसी जमींदार को नहीं रहेगा। 1000 एकड़ 2000 एकड़ सामंत और पादरी वर्ग का समापन हो गया था। यानी कि जो कमाएगा वो खाने वही खाएगा, उसी का उस पर अधिकार होना चाहिए। इस तरह की बातों को उन्होंने किया था। और ये आपको द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत को उन्होंने धरातल पर लाने का कोशिश किया। इसके बाद देखो वे क्या करते हैं, तो ये मूल्य के अतिरिक्त वह अपना सिद्धांत दिया। वह वर्गहीन समाज की स्थापना करते थे। वह राजहीन और वर्गहीन समाज की स्थापना करना चाहता था। पहले तुम देख रहे थे जो रूस की जो क्रांति हुई थी, जहां भी क्रांति हुई, क्रांति का अर्थ ही होता है महान परिवर्तन, जिससे कि देश की सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, शैक्षिक सब व्यवस्था में बिल्कुल परिवर्तन हो जाता है। और परंपरागत व्यवस्था जो आती रहती है उसको हटा करके आधुनिक व्यवस्था को लाने का ये किया जाता है। तो कार्ल मार्क्स के सिद्धांत में आपको द्वंद्वात्मक भौतिकवाद, इसके बाद राजहीन और वर्गहीन समाज, इसके बाद आपको इतिहास के भौतिकवादी व्याख्या, इन सारे बातों का व्याख्यान होता है। तो पूछ देता है जो कार्ल मार्क्स का क्या सिद्धांत है। हम लिखे हैं यहाँ, देखो मार्क्स के सिद्धांत। नंबर 1 द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के सिद्धांत, इसके बाद वर्ग संघर्ष का सिद्धांत, इसके बाद इतिहास के भौतिकवादी व्याख्या, मूल्य एवं अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत, और वर्गहीन तथा राजहीन समाज की स्थापना। ये 5 बिंदु जो है सो कार्ल मार्क्स के सिद्धांत का सबसे महत्वपूर्ण ये है। और वह कहा था जो संसार का मजदूर एक ही हो जाओ, और संसार का मजदूर अगर एक हो जाता है तो संसार में एक उत्कृष्ट
प्रकार की विचारधारा का पदार्पण होता है और वह आपको लोगों की ये बहुसंख्यक की सो दिशा को, बहुसंख्यक की चेतना को और विचार को बदल सकता है। समझे? यही है मार्क्स।